हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो 2 दिन मेरी क्लास नहीं आई है, लॉन्ग क्लास, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब थे इसलिए नहीं आई है। चलिए, आज PYQ हम ले आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब 2025 में जो अभी एग्जाम होंगे सब उसी की तैयारियां चल रही हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि एल्टीग्रेट में क्या कहते हैं कि टेट लागू होगा। अरे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्री और जब मेंस और प्री क्या कर ही दिया है तो प्री टेट ही का तो काम कर रहा है। अब उसमें और कौन सा टेट मतलब करवाने की क्या जरूरत है। प्री अभी तक तो प्री मेंस नहीं था, एक ही होता था, अब प्री कर दिया, मेंस कर दिया, अब टेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या। अरे इससे अच्छा तो तुम निकालो ही मत। जब तुम्हें भर्ती नहीं करना है तो क्या है दुनियादारी कर रहे हो, दुनिया के नौटंकी कर रहे हो कि ये करवाओ वो करवाओ। भर्ती तो तुमसे निकाली नहीं जाती, भरी नहीं जाती है। कोई कंप्लीट अभी तक इतने सालों में काम किया नहीं है, कोई किसी को नौकरी तो दी नहीं है और ऊपर से उल्टा सीधा जो है नए नए कानून ला रहे हो। समझ में नहीं आ रहा क्या ही करेगी ये सरकार। इस बार तो जो हो गया तो हो गया, वरना तो अब लगता है कि सरकारी नौकरी एक सपना ही हो गया, किसी का हो ही नहीं पाएगा ऐसे करते रहेंगे तो। कुछ में कुछ इनके नियम कानून ही बदलते रहते हैं, एग्जाम तो एक करवा नहीं पाते हैं कि एक एग्जाम कंडक्ट करवा दें, और ये दुनिया के जो है वो करते रहते हैं। चलिए खैर, क्या करना है, अपनी तैयारी करते रहिए और कर ही क्या सकते हैं। वैसे तो इस बार नहीं लगता कि ये सरकार आएगी जिस तरह से ये कार्य कर रही है। चलिए, तो हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को ना बिना देरी करते हुए। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो मैंने इसके पहले जो जितनी सारी वीडियो बनाई हैं वो आप देख लेना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम अपनी माँ सरस्वती को याद करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंडे की बाहरी हिस्से को कहा जाता है, अंडे की बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन है एग येलो, सी ऑप्शन है एग सेल, डी ऑप्शन है एग व्हाइट। देखिए, इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसको कहते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो मतलब कि बाहरी पदार्थों को आने जाने में जिसका काम हो, मतलब जो एक आपने देखा होगा एक पतली लेयर सी होती है ना झिल्ली टाइप में, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिससे वो कवर करके रखती है सारे मतलब एक को। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली भी इसे कहते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड के बना होता है, वसा और लिपिड का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और समझ में आ गया। और एक येलो, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है एक का, जो येलो कलर का होता नहीं है जैसे एग है, तो सेल मेम्ब्रेन तो देखिए यहीं पे होता है, बिल्कुल पतली झिल्ली के समान एकदम इसी से चिपकी हुई होती है ना। फिर इसके बाद फिर व्हाइट वाला भाग होता है, जो व्हाइट वाला भाग होता है, एक व्हाइट वाला भाग। फिर येलो वाला तो सबसे अंदर वाला भाग होता है, जो येलो वाला होता है ना अंदर का, जो एकदम येलो येलो होता है वो होता है। फिर व्हाइट वाला भाग होता है, फिर एक सेल होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, फिर एक सेल सबसे ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सेल। ठीक है, एक सेल ये होता है। बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? एक सेल। जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, सॉरी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कारचो संदर्भित करता है। कारचो मतलब एक एम्ब्रॉयडरी है जिसका नाम है कारचो। तो ये किस चीज से किया जाता है एम्ब्रॉयडरी? ठीक है, ए ऑप्शन है सितारा का काम इसमें होता है, या जरी का काम होता है, या सी ऑप्शन है मोती का काम होता है, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अनुत्तरी। तो इसमें चार में क्या होता है? जरी का काम होता है। ठीक है, जरी का जो मतलब कि बनारस की जो प्रसिद्ध जरी की कढ़ाई है वो होती है, जरी के काम इसमें किए जाते हैं, जरी की एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट प्राप्त होता है, जूट। आज ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है, तो आप कर लोगे आराम से, ज्यादा टफ नहीं है। और सब ये टीजीटी और पीजीटी के ही बेस से, टीजीटी पीजीटी एलटी के बेस पे रखे गए। एलटी में तो खैर बहुत ही डीपली आएंगे, इतने इजी तो नहीं लगता कि आएंगे, बट हाँ ये आपकी तैयारी के हिसाब से सही है क्वेश्चन। ठीक है, जूट प्राप्त होता है, जूट कहाँ से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है पत्ते से, बी ऑप्शन है जड़ से, सी ऑप्शन है फूल से, डी ऑप्शन है तने से। तो ये सरल है ऑप्शन, कौन सा है? तने से। जूट कहाँ से प्राप्त होता है? तने से। अच्छा, जूट के और कौन कौन से नाम है ये बता दिए। जूट को और किस नाम से जाना जाता है? जूट को और किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, या सुनहरा रेशा कह लो, है ना, सुनहरा। ठीक है, सुनहरा रेशा। और क्या कहते हैं इसे? हेम्प भी कहते हैं, इसे हेम्प भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पटसन भी कहते हैं, पटसन है ना, पटसन है या पाट है ना, पाट भी कहते हैं। तो इसे इतने नाम से बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर कह लो, हेम्प कह लो, पटसन कह लो, पाट कह लो, जूट कह लो, ये तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, इन इतने नामों से बोला जाता है जूट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पे स्थित है? इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे मतलब जो जूट का जो फैक्ट्री है, जो रिसर्च वाली जो है वो कहाँ पे
स्थित है, कौन से शहर में है। ठीक है, ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है नेपाल। नेपाल बिहार में तो है नहीं, और मुंबई और कोलकाता में से ही एक हो सकता है, तो क्या है, कोलकाता है। ठीक है, मुंबई में भी नहीं है, कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही पुरानी और परंपरागत है, कोलकाता में बहुत पहले से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन की रानी कहा गया है। डिजाइन की रानी उससे नहीं समझना कि जो मतलब कि एक प्रतिस्पर्धा के दौड़ या डिजाइन जो रानियां ही सिर्फ पहनती हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, डिजाइन की रानी मतलब डिजाइनों में सबसे अच्छी डिजाइन किसको डिजाइन की रानी की उपमा दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है रेशेल को, बी ऑप्शन है मेलेनीज को, सी ऑप्शन है ट्राइकोट को, या डी ऑप्शन है टाइकोटर को। तो किसको कहा गया है, रेशेल को। ये मैंने शायद पोस्ट में करवाया था। रेशेल को क्या कहते हैं, डिजाइन की रानी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र नीटिंग हेतु प्रयोग होने वाला सुई है, मतलब सबसे फास्ट तरीके से जो नीटिंग करती है, नीटिंग प्रक्रिया करती है, वो कौन सी सुई है। तो कौन सी है, ए ऑप्शन है बेल्ट, सी बी ऑप्शन है लेथ सुई, सी ऑप्शन है कोर्सेस, डी ऑप्शन है कंपाउंड सुई। देखो कोर्सेस वो है ना जो ऐसे करके मुड़ी हुई होती है, ऐसे करके होती नहीं, ऐसे करके क्रोशिया से ऐसे पहले बुनाई करते थे हाथ से, तो वो कोर्सेस है। लेस सुई वो जो लेस में लगाते हैं और उसमें यूज करते हैं वो। देखिए हर सुई ना हर कपड़े की सिलाई के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जो क्या कहते हैं, वो कपड़े एक नाम नहीं याद आ रहा, जो जॉर्जेट नहीं, जो पहले एक टाइम बहुत चले हुए थे, थोड़ा सा रिबन की तरह से बढ़ते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनमें ना ये आम जो सुई हम यूज करते हैं जो 16-18 नंबर की, तो ये सुई उसमें काम नहीं करती, उसमें सिलाई पकड़ती ही नहीं है। जैसे होजरी टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, उसमें जो है ये वाली सुई की सिलाई करो तो वो छूट जाते हैं। ये सिलाई वाले उसकी सिलाई की जो सुई होती है ना वो अलग ही होती है, तो सबकी सुई भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कंपाउंड सुई। ठीक है, कंपाउंड सुई जो बहुत फास्ट तरीके से, मतलब ये एक फिसलती है और बहुत चिकनी सी होती है और बहुत फास्ट नीटिंग प्रक्रिया करती है, सिलाई करती है। ठीक है, तो कौन सा होगा, कंपाउंड सुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वन गुणे वन या टू गुणे टू का संयोग क्या कहलाता है। मतलब कि एक धागे का वो है, एक अनुपात है कि इतने अनुपात में ये यूज होता है। ए ऑप्शन है अकार्डियन रिब, बी ऑप्शन है इंटार्शिया रिब, और सी ऑप्शन ए बी दोनों, डी ऑप्शन अनुत्तरी। इनमें से कोई नहीं, यानी तो इसमें कौन सा होगा, अकार्डियन रिब। ठीक है, अकार्डियन रिब होगा। इसका एक अनुपात है कि मतलब कि इतने के योग में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव प्रसव की द्वितीय अवस्था है। सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है इजी हैं, कोई इसमें समझाने वाले ज्यादा नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, प्रसव की द्वितीय अवस्था है, देखिए भी इतना इजी है। संपूर्ण निष्कासन अवस्था, आपने ये जो मतलब बेबी ये प्रसव वाला सारा चरण पढ़ा होगा आपने, सारे चरण दर जो मतलब कि निष्कासन, संपूर्ण निष्कासन, विस्फारण अवस्था, और ये सारी अवस्थाएं कौन कौन सी उसमें आती हैं, स्टेज में आती है। तो इसमें चलिए हम देखते हैं प्रसव की द्वितीय अवस्था कौन सी कही गई है। ए ऑप्शन है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, बी ऑप्शन है निष्कासन अवस्था, सी ऑप्शन है विस्फारण अवस्था, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी नहीं होगा, द्वितीय अवस्था कहा गया है विस्फारण की अवस्था, मतलब ये संपूर्ण निष्कासन से पहले की अवस्था है। ठीक है, जब बेबी होता है उसके पहले की अवस्था है विस्फारण अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि अंगिरा ने हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए हैं। महर्षि अंगिरा ने हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए हैं। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन अनुत्तरी। तो इसमें कितने बताए हैं इन्होंने तो वैसे 25 बताए हैं। कितने बताए हैं, 25। हिंदू धर्म में इतने संस्कार हैं, 25 संस्कार हैं। ठीक है, चलिए संस्कार का मतलब एक जब बच्चा होता है, नामकरण संस्कार हो गया, फिर बहुत सारे इन्होंने मतलब बताया, जब विवाह होता है, जब विद्या ग्रहण करने जाता है उसके पहले एक संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार जो बोलते हैं, और बहुत सारे संस्कार है, तो टोटल मिला के सारे इन्होंने 25 बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे के मध्यम ऐठन होती है। धागे की मध्यम ऐठन होती है। ए ऑप्शन है 0 से 3% प्रति इंच, बी ऑप्शन है 3 से 7% प्रति इंच, और सी ऑप्शन है 7 से 12% प्रति इंच, या डी ऑप्शन है 12 से 15% प्रति इंच। तो कितनी होगी मध्यम अवस्था, और प्रथम, मध्यम और लास्ट वाली स्टेज कौन सी होगी। इसमें मध्यम में तो आता है 3 से 7% प्रति इंच। इसी में ही धागे की जो ऐठन होती है ना, मतलब बुनाई प्रक्रिया के लिए जो उपयोग किए जाते हैं ना, किए जाने वाले धागे हैं जो मध्यम ऐठन में होती है, वही होते हैं। जो रील वाले धागे नहीं मिलते जिससे हम सिलाई करते हैं, तो ये होती है 3 से 7% प्रति इंच के हिसाब से इनकी जो है ऐठन प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो रील वाले धागे आते हैं। जो इसकी पहली वाली है 0 से 3% प्रति इंच, ये तो मतलब एक धागे को मतलब जोड़ के सारा मिला के जो है पहले संगठित करने की प्रक्रिया है। सबसे लास्ट वाली होती है जो वो मतलब इससे ज्यादा जो ऐठन देते हैं, सबसे लास्ट प्रक्रिया की होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, 7 से 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम फर्नीचर का उपयोग कहाँ किया गया था, ये हुआ लिखा है।
सर्वप्रथम फर्नीचर का उपयोग कहाँ किया गया था? ए ऑप्शन है यूनान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन इजिप्ट में, डी ऑप्शन है जापान में। तो सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग किया गया था? इजिप्ट में। सबसे पहले इजिप्ट में किया गया था फर्नीचर का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकोको फर्नीचर शैली कहाँ की प्रसिद्ध शैली है? रोकोको फर्नीचर शैली कहाँ की प्रसिद्ध शैली है? कहाँ की है? फ्रांस की है। ए ऑप्शन है फ्रांस की, बी ऑप्शन है इटली की, सी ऑप्शन है किंगडम की, और डी ऑप्शन है जर्मनी की। तो कहाँ की है ये? फ्रांस की है ना, फ्रांस की है ये। सब जगह की अपनी अपनी जो है शैली होती है, तो फ्रांस की शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बालक का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ए ऑप्शन है माता के, बी ऑप्शन है पिता के, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें होगा दूसरा वाला, पिता के। ठीक है, पिता के, क्योंकि देखिए पिता में एक्स और पिता में कौन से पाए जाते हैं? एक्स और वाई पाए जाते हैं। माता में तो सेम सेम होते हैं, एक्स एक्स। अब एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की का, और एक्स वाई मिलेगा तो सीधी सी बात है कि लड़का होगा, है ना। तो इसमें पिता का ही रोल होता है, माँ का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि माँ में तो सेम ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों में नई गुणों को उत्पन्न करने के लिए परमाणु या आणविक पैमाने पर पदार्थ की हेर फेर करना क्या कहलाता है? एक तरह से मतलब मिलावट। वस्त्रों में नई गुणों को उत्पन्न करने के लिए परमाणु या आणविक पैमाने पर पदार्थ की हेर फेर करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है स्मार्ट टेक्सटाइल, बी ऑप्शन है बायो बेस्ड पॉलीसर्म टेक्सटाइल, सी ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा? नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें वस्त्रों के नई गुणों को उत्पन्न मतलब कि उसके जो वस्त्र बनाया जाता है उसके नई चीज को उभार के मतलब हाईलाइट करना, दिखाना, और उसकी चमक को और उसके अच्छे उसको पेश करना जो है होता है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनाई वीविंग प्रक्रिया होती है। वीविंग प्रक्रिया कहाँ पे होती है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। वीविंग प्रक्रिया कहाँ पे होती है? ए ऑप्शन है लूम पे, बी ऑप्शन है कोर्सेस पे, सी ऑप्शन है वेल्स पे, और डी ऑप्शन है लेंच पे। तो कहाँ पे होती है? लूम पे होती है। तो सबको पता है कि लूम पे ही बुनाई प्रक्रिया होती है ना, वीविंग प्रक्रिया, करघे में जो बुनाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक बुनाई का तरीका है। ये बुनाई है, ठीक है, बुनाई लिखा है, बुनाई है। पारंपरिक बुनाई का तरीका है। पारंपरिक बुनाई कौन सी है? ए ऑप्शन है तकली, बी ऑप्शन है चरखा, सी ऑप्शन ए बी दोनों, और डी ऑप्शन है वेट कताई। वेट कताई तो नहीं होती, इसमें कौन सा होगा? ए और बी दोनों। पारंपरिक मतलब बहुत पुराने जमाने में जो जिस तरीके से बुनाई प्रक्रिया होती थी। तो तकली का आपने देखा होगा, चरखा गांधी जी जो चलाते थे वो, है ना। तो बहुत परंपरा मतलब पुरानी जो है, परंपरागत जो है, इसीलिए यही है बुनाई की, तकली और चरखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मतलब परंपरागत बुनाई प्रक्रिया और परंपरागत प्रिंटिंग प्रक्रिया भी आता है, जैसे ठप्पा है और रोलर है, प्रिंट स्क्रीन प्रिंटिंग है, तो वो भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें भी ये होगा कि ठप्पा बहुत पुरानी जो है प्रक्रिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी व सबसे अधिक उपयोग होने वाली कताई है। सबसे पुरानी व सबसे अधिक उपयोग होने वाली कताई है फ्रेम कताई, ये बी ऑप्शन है यांत्रिक कताई, सी ऑप्शन है रासायनिक कताई, और डी ऑप्शन है रिंग कताई। तो सबसे ज्यादा पुरानी व सबसे अधिक उपयोग होने वाली कताई कौन सी है? रिंग कताई। इसमें कौन सी होगी? रिंग कताई। रिंग कताई मतलब रिंग के चारों ओर घूमते हुए एक धागे को घुमाकर और जो है खींच कर बनाया जाता है। मतलब जैसे कोई चक्का है, मान लो घूम रहा है चारों तरफ, है ना, वो घूमता जा रहा है, घूमते हुए ही उसको जो है क्या करते हैं? खींचते हैं, खींच के जो है बाबिन, एक तरह से बाबिन पे लपेटता जाता है ना, ये घूमता जाता है बाबिन पे लपेटता जाता है, तो वो है रिंग कताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनस्पत जगत का सबसे लंबा रेशा है। वनस्पत जगत का, देखिए इसमें प्राणी जगत का आता है तो रेशम होता है ना, प्राणी जगत का नहीं है इसमें। इसमें क्या पूछा? वनस्पत जगत का। ये चीज, ये बहुत ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना अगर जरा सा मिस्टेक हो गया, मतलब जल्दबाजी में हो गया, तो रेशम फट से लगा दोगे, क्योंकि सबसे लंबा रेशा फिलामेंट ही क्या होता है? यही होता है रेशम। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? वनस्पत जगत का सबसे लंबा रेशा है ना। अगर प्राकृतिक जगत का लिखा होता तो रेशम हो सकता था एक बार, लेकिन इसमें वनस्पत जगत का लिखा है। वनस्पत जगत का, इसमें प्राणी जगत का लिखा नहीं है ना, ना जानतो जगत लिखा है। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है लिनन, सी ऑप्शन है नायलॉन, और डी ऑप्शन है कपास। तो कौन सा होगा इसमें? लिनन होगा, है ना, लिनन होगा। लिनन को भी कई नाम से बोलते हैं, जिसे रेमी भी कहते हैं लिनन को, है ना, रेमी लिनन को भी तो बोलते हैं। खाने वाला एक रेशा है, ये पता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित पहला सेल्यूलोजिक रेशा है। मानव निर्मित पहला सेल्यूलोजिक रेशा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव निर्मित पहला सेल्यूलोजिक रेशा है। ए ऑप्शन है लिनन, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है रेयान,
डी ऑप्शन है रेशम, तो इसमें कौन सा होगा, रेयान होगा, है ना। सबसे पहले रेयान ही तो किया गया था। किसने किया था, रिचार्डो ने काउंट हिलेरी ने, है ना, सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंद्रा उत्पन्न करने वाला विष है, निंद्रा उत्पन्न करने वाला विष है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निंद्रा उत्पन्न करने वाला विष कौन सा है, ए ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन है मॉर्फिन, सी ऑप्शन है अमोनिया, डी ऑप्शन है भांग। तो इसमें कौन सा है, देखिए इस भांग पे मत जाना, भांग होता जरूर है लेकिन ये एक विष नहीं है, एक तरह से नशीला पदार्थ है, विष नहीं है कि इसको ज्यादा मात्रा में अगर ले लिया गया तो मर ही जाएगा कोई, ऐसा नहीं है। एक देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, विष भी लिखा है ना, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर यूज कर लिया गया तो जो है इससे इंसान ऊपर ही परलोक ही सुधार जाएगा। तो क्या होगा इसमें, मार्फिन, क्या होगा, मार्फिन। मार्फिन जिसे क्या कहते हैं, अफीम भी कहते हैं ना, अफीम, एक तरह से विषैला विष ही है। ये अब नशे के यूज में लोग यूज करते हैं, बट ये बहुत ही घातक होता है, बहुत इस मतलब इसको स्मोक करने वाला जो अफीम और मार्फिन ये जो करता है ना व्यक्ति, तो उसमें क्या है, स्मेल तो आती नहीं, पर उसकी हमेशा ऐसा लगता है कि नींद में है, सो रहा है, ऐसा लगता है सो रहा है, उसकी आंखें ही नहीं खुलती हैं, ऐसे है, आंखें खुलती ही नहीं, एकदम बदमदशी हो जाती है, हमेशा मतलब नींद में ही रहता है व्यक्ति, एकदम उसके शरीर में वो नहीं रहता जान की वो कुछ कर सके या कुछ वैसे, मतलब बेहोश टाइप के समझो उसको आधा, है ना। तो एक तरह का ये विष है, ठीक है, निंद्राकांडी। तो चलिए आई होप मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। और आज तक के लिए बस 20 क्वेश्चन ही है, इसके आगे का मैं कल करवाऊंगी, या नहीं मैं कल इसके आगे का नहीं करवाऊंगी, कल मैं टॉपिक वाला ले आऊंगी, जो मैंने अभी इसके पहले मैंने फैशन चक्र का करवा दिए थे, 2 क्लासें करवा दी थी, फिर उसके आगे का मैं टॉपिक वाला ले आऊंगी। बीच बीच में ये भी क्वेश्चन मिक्स वाले भी मैं करवाती रहूंगी और इसके और बीच बीच में टॉपिक भी लाती रहूंगी। टॉपिक में देखिए टाइम लगता है, टॉपिक वाइज से क्वेश्चन थोड़े बनाने पड़ते हैं, छाटने पड़ते हैं और सारा एनालिसिस करना पड़ता है कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनाए जाए, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है ना। तो उसको भी बीच बीच में लाते रहेंगे और बीच बीच में जहाँ हमें लगेगा कि थ्योरी क्लास समझाना है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो भी लाएंगे और मिक्स भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मुझे तो लगता है टीजीटी किसी तरह इस बार कर ही लो, निकाल लेना ही बेहतर है, क्योंकि इसके बाद तो नौकरी लगता है नामुमकिन है। जिस तरह से नियम बदल रहे हैं, जिस तरह से कानून बदल रही है ना, कुछ लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कुछ टाइम से तो होना है नहीं, करवाना है नहीं, एग्जाम करवाना है नहीं, और दुनिया के ही नौटंकी ये सब लगी रहती है, ये बदल रहा वो बदल रहा। अब ये भी कोर्ट जाएगी, एलटी ग्रेड का जो आया ना ये भी कोर्ट जाएगा, जब तक कोर्ट नहीं जाएगी ना तब तक कोई फाइनल जो है सिलेक्शन या फाइनल एग्जाम करवा ही नहीं सकती, मुझे लगता है सरकार तो ऐसे है, बिना कोर्ट गए कोई वैकेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि इसके पहले जो 2018 में हुआ था उसका 2022 तक ही मतलब भरा गया, हुआ ही नहीं क्लियर, पता नहीं क्या वो भी कोर्ट पहुंच गया था ऐसे ही। तो यही है सरकारी नौकरी में क्या है, जो एज हो रहे हैं बेचारे तो ऑलरेडी और एज हो गए हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, और इतने साल से लटका देते हैं, एग्जाम ही नहीं करवा पाते हैं। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ठीक है, अब तक के लिए यहीं तक।